माधुरी के चले जाने से उनकी जिंदगी तो बेरंग हो गई थी। उनका मन अक्सर उनसे यही कहता कि वह क्यों इस दुनिया में रह गए हैं, क्या देखने के लिए अब रह गए हैं। काश वे भी उसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए होते। लेकिन दूसरे ही पल यह ख्याल अपने मन से झटक कर वे पुनः अपनी बेरंग जिंदगी में लौट जाते। अगर वे नहीं रहेंगे तो उनके बेटे का क्या होगा, कौन देगा उसे सहारा। वह तो बेचारा अनाथ हो जाएगा। नहीं नहीं, अब से मैं माधुरी को नहीं याद करूँगा। बस। अभिलाष बेहद सीधे साधे इंसान थे। उनके बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली जो उनके हित में ना हो। अभिलाष पेशे से एक डॉक्टर थे। आए दिन गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करते। रविवार को अपने बेटे के साथ समय बिताते। माधुरी भले ही डॉक्टर साहब के आगे की जिंदगी में भले ही ना हो, मगर उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। माधुरी जी डॉक्टर साहब की सिर्फ अर्धांगिनी ही नहीं थी, बल्कि वे डॉक्टर साहब के साथ साथ पूरी कॉलोनी की आंखों का तारा भी थे। गांव की सरल सी स्त्री, सीधी साधी सूरत भोली सी। मोहल्ले भर में किसी को कोई तकलीफ हो, माधुरी दौड़ी जाती। डॉक्टर साहब की तो हर वक्त सेवा में मुस्तैद। हाँ, डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी के दिल में तब चुभन सी हो जाती जब उनके इकलौते बेटे प्रियांशु की बात छिड़ जाती। 12 साल का यह बच्चा गहरी बीमारी का शिकार था। कमर से लाचार था प्रियांशु और चलने फिरने में उसे बहुत तकलीफ थी। माधुरी जी इस बच्चे के उपचार के लिए आए दिन बड़े बड़े डॉक्टरों और विशेषज्ञों के चक्कर लगाती। घर पर भी ज़्यादा वक्त उसे व्यायाम करवाती रहती। दूसरे शहर से खबर आई थी कि माधुरी जी के नंदोई की तबीयत ज़्यादा खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नादान और सारी स्थितियों को संभालने में अक्षम माधुरी दौड़ी गई ननंद के पास। 3 दिन बाद वहाँ स्थिति कुछ सही हुई और ननंद के जेठ जेठानी ने आने की खबर दी तो वे वहाँ से वापसी का मन बना पाए। ननंद के घर से बस स्टैंड 5 किलोमीटर था। ननंद के बेटे को सुबह 5 बजे स्कूटर से उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने को कहा गया। 2 रातों में सोई नहीं थी माधुरी और उनका बीपी भी हाई रहता था। से बोझिल सड़क पर लुढ़क गई और किस तरह अचानक सब कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। एकाएक जैसे दुनिया चलती सी रुक गई थी। डॉक्टर साहब जैसे बीच समंदर में फेंक दिए गए थे। दिनों दिन उदास, चुप चुप और खुद में ही वे सिकुड़ते चले गए। प्रियांशु बीच बीच में दहाड़ी मारकर रोता और डॉक्टर साहब के चुप कराने पर भी चुप नहीं हो पाता। 3 महीने हुए थे उनकी ज़िंदगी वीरान हुए और करीब 6 महीने पहले वे आई थीं, ठीक उनके घर के सामने इस मकान में। वह मधुलिका थी, प्रवीण की नई सी दिखने वाली 30 वर्षीय पत्नी। इनका एक 5 साल का बेटा राहुल भी साथ था। प्रवीण के कई तरह के व्यवसाय थे। 6 महीने पहले ये लोग डॉक्टर साहब के घर के सामने वाला मकान खरीदकर यहाँ आ बसे थे। प्रवीण महोदय की यह दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी टिकी नहीं। पहली पत्नी बड़े घर से थी। पत्नी ज़्यादा सहनशील नहीं थी, जैसा कि आम तौर पर भारतीय महिलाओं के असंख्य गुणों में से एक माना जाता है। प्रवीण को बिजनेस ट्रिप पर जाकर नशा करने और खूबसूरत लड़कियों को संगनी बनाने का बेहद शौक था। पहली पत्नी इनकी कुछ तेज किस्म की थी। उनकी खोजी दृष्टि से प्रवीण बच ना पाए और बीवी ने भी इस तरह घुट घुट कर जीने से बेहतर अलग हो जाना ही ठीक समझा। मधुलिका बड़े परिवार और सीमित आय वाले घर की है। पैसे वाले 2 बहनों पर इकलौते लड़के का रिश्ता आते ही मधुलिका किसी भी कीमत पर बख्शी ना जा सकी। हर मर्द ऐसा ही होता है। पहली पत्नी ने बदनाम करने के लिए ऐसा कहा आदि तर्कों से मधुलिका की अनिच्छा को खारिज करते हुए उसे प्रवीण को सौंप दिया गया। हाँ, यह शादी सौंप कर मुक्त हो जाने जैसी ही थी। जिंदगी से समझौता तो कर लिया था मधुलिका ने, लेकिन अंदर की घुटन बात बात पर फूट पड़ती। पहले से ही वह ज़्यादा बात करने वालों में से नहीं थी। 30 पर अब जब जिंदगी के फैसलों के आगे उसकी एक ना चली तो
छोटी छोटी बातों पर वह खाने को दौड़ती। प्रवीण 2-4 दिन घर आता और निकल जाता। मधुलिका महसूस करती कि बिजनेस के साथ साथ उसकी निजी जिंदगी के गहराए रहस्य उसके पति को बाहर दौड़ाते रहते हैं। आज भी वह अकेले ही बड़बड़ाती, भुनभुनाती हुए बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। बच्चा लगातार रो रहा था। मधुलिका को लगा बाहर स्कूल वैन आ चुकी है। वह दौड़ती गेट पर आई। वैन तो आई नहीं थी, लेकिन वह वहीं खड़े चिल्ला पड़ी। सुबह से दहाड़े मार रहा लड़का पता नहीं चुप क्यों नहीं होता। पास ही गेट के सामने डॉक्टर साहब अभिलाष खड़े थे। प्रियांशु के स्कूल की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। उधर आंगन में बैठा प्रियांशु आधे घंटे से रोता हुआ अभी भी माँ की याद में सुबुक रहा था। मधुलिका के इस तरह के कहने पर डॉक्टर साहब बड़े लज्जित हुए। सेरेब्रल पैलेसी का शिकार प्रियांशु अपनी भावनाओं को बड़ी मुश्किल से दबा पाता है। वैसे तो पढ़ने में बड़ा होशियार है, ज़्यादा शांत बैठकर ड्राइंग आदि करता रहता है, लेकिन स्कूल जाते वक्त उसे माँ की याद बड़ी सता जाती है। वह रोक नहीं पाता है खुद को। डॉक्टर साहब भी थोड़ी देर सहलाकर छोड़ देते हैं। जितना ही वे उसे चुप कराते हैं, उसका खुद दुख बढ़ ही जाता। अभिलाष ने मधुलिका की ओर पलट कर देखा। आंखों में उनकी मुख दर्द सा था। मधुलिका की उन पर नज़र पड़ी। अभी तक 6 महीने बीत चुके थे, पर कभी भी उनसे बातचीत नहीं हुई थी उसकी। माधुरी जी से परिचय होते होते ही वे चल बसी। फिर मधुलिका की उन लोगों में दिलचस्पी नहीं रही। बेटे के स्कूल जाने के बाद वह घर के कामकाज और सिलाई बुनाई में व्यस्त हो जाती। मधुलिका को महसूस हुआ कि उसका कहना डॉक्टर साहब ने अपने बेटे के लिए समझा है। अभी वह बहुत जल्दी में थी। प्रियांशु की स्कूल वैन आ चुकी थी, वह जा चुका था, लेकिन मधुलिका का अपने बेटे को स्कूल वैन में बैठाना टेढ़ी खीर लग रहा था। लड़का कुछ ज़्यादा ही अड़ गया। डॉक्टर साहब अचानक आगे आए और बच्चे को गोद में ले लिया। उसे पता नहीं कैसे बहलाया फुसलाया। लड़का स्कूल वैन में आराम से बैठ गया। उसके जाने के बाद मधुलिका अभिलाष जी की ओर बढ़ गई। कहा, अरे मैंने अपने बेटे के बारे में कहा था कि वह दहाड़े मार रहा है। शायद आपने अपने बेटे के बारे में समझ लिया। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब कहकर अंदर जाने लगे तो मधुलिका को अपनी बात पर अफसोस हो रहा था। वह उनके पीछे पीछे अंदर तक आ गई। डॉक्टर साहब ने अचानक पीछे मुड़कर उसे देखा तो ठिठक गए। अभिलाष जी, आज चाय मैं आपको पिलाती हूँ। मधुलिका मनुहार सी करने लगी। चाय मैं पी चुका हूँ, अब टिफ़िन तैयार कर क्लिनिक के लिए निकलूँगा। डॉक्टर साहब पिघलने को तैयार नहीं थे। अच्छी कदकाठी और तीखे नैन नक्श वाली मधुलिका उनके इतना नज़दीक आ खड़ी हुई तो वे घबरा गए। स्वभाव से अंतर्मुखी और अपने आप में सिमटते हुए से डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी जल्दी में हूँ आदि कहकर उसे जाने का विचलित सा संदेश देते रहे। मगर मधुलिका ने कहा, मैं अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर क्या बताऊँ, हमेशा अब अकेले रहना होगा। क्या हुआ अगर हम आपस में कभी थोड़ा बातचीत कर लिया करें? कर लेंगे, पर आज मुझे ना देर हो रही है। अभिलाष जी अब भी टका सा जवाब देकर हटने के प्रयास में थे। आपको देर नहीं होगी, आप बस तैयार होकर मेरे घर आ जाइए। अपना टिफ़िन ना मुझे दे दीजिए। इसमें मैं ना नहीं सुनूंगी। डॉक्टर साहब ने आखिर हार मानी और मुस्कुराकर बोल पड़े, बड़ी जिद्दी हो आप, लाइए पहले टिफ़िन दीजिए। और इस तरह मधुलिका को दीवारों से बेहतर सुनने वाला मिल गया था। आज बाजार में दुकानदार ने मुझे ठग लिया। आज स्कूल में टीचर को खूब खरी खरी सुनाई। मेरा पति तो इधर पटक कर मुझे भूल ही गया। आप ही बताए, क्या मैं अकेले उम्र बिताने को ब्याही गई हूँ? डॉक्टर साहब अपने बेटे को शाम को पढ़ा रहे होते या फिर उसकी पढ़ाई के वक्त पास बैठते। मधुलिका इन दिनों अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए अभिलाष जी के घर ले जाती। दोनों बच्चे पढ़ते और वे दोनों थोड़ी दूरी पर बैठे होते। अभिलाष जी तो कई तरह की किताबें और अखबार पढ़ते और मधुलिका ताबड़तोड़
आपने दिल की बात अभिलाष जी को बता दी। उम्र का फासला मधुलिका में जरा भी झिझक पैदा नहीं कर पाता। अभिलाष जी अब मधुलिका की बातों के आदी हो रहे थे। उनकी झिझक कुछ कम हो रही थी। अब संग वे थोड़ा हंसते, थोड़ा मजाक भी कर लेते, जैसे कि नहीं उम्र बिताने की अब फिक्र कहाँ, अब तो सिलसिला चल ही पड़ा है। मधुलिका भौचक उनकी ओर ताकती, फिर कहती, मैं चलती हूँ। आपके बेटे को पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी मेरी बातों की वजह से। डॉक्टर साहब कहते, चलो दूसरे कमरे में बैठें। मधुलिका अबाक होती। पहले तो अभिलाष जी भगाने की फिराक में रहते, अब क्या? अभिलाष जी वाकई उसे लेकर अपने बेडरूम में आते, उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करके खुद बगल में रखे चेयर पर बैठ जाते। मधुलिका को फिर से इतिहास के खंडहरों से लेकर भविष्य के टाइम मशीन में सवार यूं ही बोलते बतियाते छोड़ देते। साथ साथ बोलते, जब कभी भी अभिलाष जी से कोई जवाब मांगती तो वे भौचक उसकी ओर ताकते। कई दिनों से अभिलाष जी को लेकर मधुलिका के दिल में एक कचोट पैदा हो रही थी। एक दिन वह इस तरह बिफर पड़ी कि डॉक्टर साहब अवाक उसे देखते रह गए। फिर क्या फ़र्क रह गया आप में और प्रवीण में? मैं तो अपने घर में बैठी अकेले इसी तरह बकबक कर सकती हूँ। प्रवीण जब भी घर आते पैसा पकड़ाने और देह की भूख मिटाने के सिवा मुझसे कोई वास्ता ना रखते, और आजकल तो वह रस्म भी जाने कैसे ख़त्म हो गई। मैं हूँ या नहीं उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक इसी तरह जैसे आप। डॉक्टर साहब शर्म से सिहर उठे। अवाक हो पहले तो मधुलिका की ओर देखते रहे, फिर शर्म से गड़ने लगे। अनर्गल बोलती सी मधुलिका अचानक ठिठक गई। महीना भर ही तो हुआ है डॉक्टर साहब से घुलते मिलते, जाने क्या क्या वह बोल जाती हैं। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह चुप हो गई। डॉक्टर साहब ऐसे ही शर्मीले। इन बातों से वे शर्म से गड़कर अखबार में ही धंस गए। उन दोनों की चुप्पी अब न जाने क्या क्या बोल उठी। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे और मधुलिका भी। मधुलिका धीरे से उठी, नींद से बोझिल अपने बेटे को स्कूल के बैग के साथ लिया और घर चली गई। 2 दिन वह नहीं आई। डॉक्टर साहब ने भी कोई खबर नहीं ली। चौथे दिन मधुलिका शाम 7 बजे उनके घर आई, कुछ ज़्यादा ही अस्त व्यस्त, आंखें रो रो कर सूजी हुई। मधुलिका आते ही बोली, कोई खोज खबर नहीं, मैं मुसीबत में पड़ूं तो क्या करूं? घर वाले इतनी दूर। नरम दिल डॉक्टर साहब चिंतित से बोल पड़े, क्यों, क्या हुआ? प्रवीण बनारस गए हुए हैं, वहीं अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी, वे अस्पताल में हैं। अरे क्या हुआ अचानक? शायद लीवर में तकलीफ थी और अब तो बताया गया। और मधुलिका ने आंखें झुका ली, फिर तुरंत आगे कहने को उतावली सी डॉक्टर साहब की ओर अपनी नज़रें टिका दी। डॉक्टर साहब ने उसे प्रेरित किया, हाँ कहो, और क्या बताया गया? कोई गहरी बीमारी हुई है। मधुलिका के कहते ही डॉक्टर साहब की नज़रें झुक गई। उन्हें मधुलिका पर बड़ा तरस आया कि वाकई दुखी स्त्री है यहाँ। डॉक्टर साहब के साथ तो माधुरी का प्यार और भरोसा हमेशा कायम है, लेकिन यह तो पति के रहते हुए भी आज बहुत गरीब हैं। डॉक्टर साहब ने उसे अंदर ले जाकर कमरे में बैठाया। पूछा, बनारस जाओगी? मैं जाना चाहती हूँ, मेरी ज़िंदगी यूं ही मझधार में। मधुलिका को आंसू पोंछते देख डॉक्टर साहब खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा, मैं ले जाऊंगा बनारस तुम्हें। अपने बेटे प्रियांशु को उसकी बुआ के घर छोड़ दूंगा। तुम राहुल को। मधुलिका उत्साहित सी बोल पड़ी, मायके से कोई आकर ले जाएगा। कहा था उन्होंने अगर मैं बनारस जाऊं। 3 दिन बाद वे बनारस के होटल में थे। दोनों ने अगल बगल 2 कमरे लिए थे। तय हुआ दूसरे दिन वे अस्पताल प्रवीण को देखने चलेंगे। रात वे दोनों अपने अपने कमरे में रहे। सुबह मधुलिका की नींद खुली तो उसे बड़ी घबराहट हुई। वह तैयार होकर अभिलाष जी के कमरे के दरवाजे पर गई। आवाज़ दी, सन्नाटे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ उसे। फ़ोन लगाया उसने अभिलाष जी को। पता चला वे अल सुबह ही बनारस के घाट चले गए हैं। मधुलिका
उन्हें वहाँ अपने आने की इत्तला देकर जल्दी बनारस घाट पहुँची। दूर से ही एकाकी कोने में बैठे अभिलाष जी मधुलिका को दिख गए। उगते सूरज को एकटक देख रहे थे वे। मधुलिका कुछ देर उनके सामने खड़ी रही, फिर खुद ही बोल पड़ी, आप मुझे छोड़कर अकेले क्यों चले आए? अनजाने शहर में मेरी फिक्र नहीं की। अभिलाष जी ने शांत भाव से मधुलिका को देखा और बोले, फिक्र करता हूँ तभी तो अनुमति लेने आया था। मतलब आगे की जिंदगी में ना जाने कहाँ तक तुम्हारी फिक्र करनी पड़े। माधुरी से कहे बिना कैसे तुम्हारा साथ दूँ? मेरा मन कचोट रहा था। आज माधुरी से अकेले में अपने मन की उहापोह एक बच्ची सी जिज्ञासा लिए मधुलिका पूछ बैठे, अच्छा माधुरी दीदी से अनुमति मिल गई है ना? डॉक्टर साहब सिर झुकाए बैठे रहे। क्या मधुलिका के प्रति वे दुर्बल हो रहे हैं? क्या उनके मन में मधुलिका को लेकर मोह और आकर्षण पैदा हो गया है? और मधुलिका, क्या वह सिर्फ अपने हालात से जूझ रही या छोटी सी दूब उसकी भी अनुभूतियों और कामनाओं की जमीन पर उगाई है? अभिलाष जी सारी असमंजस को एक तरफ ढकेल उठ खड़े हुए। चलो तुम्हें अस्पताल चलना है ना? मधुलिका भी बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। एक संतोष था कि शायद अभिलाष जी उसकी परेशानी में साथ निभाएंगे। प्रवीण लंबा, स्मार्ट, गोरा चिट्टा युवक जिसे अपने पैसे, औकात और व्यक्तित्व पर बड़ा घमंड था, जो किसी की सुनना अपनी तौहीन समझता था। अपने ऊंचे कॉन्टैक्ट के बल पर वक्त को मुट्ठी में बांध सकता है, वह सोचता। प्रवीण जिसकी पहली बीवी ने दुख झेला, बिना सहे चली गई, मगर दुख लेकर। दूसरी बीवी सहने की हद से गुजर गई तड़पती हुई। अनजाने ही दोनों की आहें लग गई थी उसे। उसकी बिंदास लापरवाह जिंदगी जीने के अंदाज ने उसे इस मरण खाट पर ला पटका था। प्रवीण से मिलने के बाद नर्स उन्हें अपने चैम्बर में ले गई। बोली, मैंने प्रवीण जी से आपका फ़ोन नंबर लेकर आपको फ़ोन किया था। इनके दोस्त का नंबर मेरे पास है, वही इनका सब कुछ देख रहे हैं। कुछ देर में भी आ जाएंगे। इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं। आप लोग उनसे सारी बातें कर लें। प्रवीण जी का लीवर 80% खराब हो चुका है। साथ ही ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बहुत बढ़ा हुआ है। इन्फेक्शन अंदर तक फैल चुका है। इस पूरे हालात में मधुलिका बहुत कमज़ोर सी पा रही थी खुद को। अभिलाष जी साथ ना होते तो क्या होता? रह रह कर उसके दिमाग में यही ख्याल आते। प्रवीण के दोस्त ने उन दोनों को प्रवीण के बनारस के उस फ्लैट की चाबी दी जहां प्रवीण अक्सर यहाँ आने पर किराए पर रहता था। बात हुई कि दोस्त बाद में इस फ्लैट में आकर उन्हें सारी बातें बताएगा और बिजनेस के मामले में मधुलिका को जानकारी देगा। दोनों होटल से अपना सामान लेकर यहाँ पहुँचे। 2 कमरों का यह फ्लैट सारी सुविधाओं से लैस था। कमरों में सामान अस्त व्यस्त था। दोनों मिलकर उसे समेटते रहे। अचानक दोनों एक दूसरे को देख छिपने लगे। नशे से लेकर अश्लील वस्तुएं इधर उधर पड़ी मिल रही थी। वैसे तो मधुलिका के लिए यह नई बात नहीं थी, मगर पत्नी होने का एहसास मधुलिका की आंखों से झरने लगी। अभिलाष ने उसे आवाज़ दी। उसे आंसू पोंछते देख वे उसके नज़दीक आ गए। झिझक को परे करते अभिलाष जी ने मधुलिका का हाथ धीमे से पकड़ लिया। कुछ एहसास यूँ सांझ हो गए कि मधुलिका अनजाने ही उनके करीब आ गई। 2 सांसें एक दूसरे की आहट को अपने में जज्ब करते कुछ देर यूं ही खड़े रहे। फिर जैसे दोनों को अपनी अपनी शर्म और झिझक की फिक्र हो आई, डॉक्टर साहब परे हटते हुए बोले, चलो गीज़र ऑन है, नहा लो, फिर लंच के बाद अस्पताल चलना है ना? 4 दिन और ऐसे ही अस्पताल तक दौड़ लगाते बीतते रहे। इस दलदल भरे जीवन में आखिर कब तक रुके रहते अभिलाष जी? उधर प्रियांशु भी अब पापा के लिए परेशान था। फिर उनके लिए अपने मरीज, उन्हें भी डॉक्टर साहब की ज़रूरत थी। शाम को अभिलाष जी वापस आए तो मधुलिका से कहा, प्रियांशु के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अब जाना होगा। मेरे मरीज भी परेशान हैं।
मैंने प्रवीण के दोस्त को अच्छी तरह समझा दिया है, वह तुम्हें पूरी तरह मदद देगा। उसका फ़ोन नंबर तुम्हारे पास तो है ना? आप प्रवीण के सामने दोस्त की मदद से बिजनेस आदि की बातें अच्छी तरह समझ लो। हाँ, घर से रिश्तेदारों को बुला लेना सही रहेगा। मधुलिका फफक पड़ी। अभिलाष जी को वास्तविकता का ज्ञान था। उन्होंने बात जारी रखी। और एक बात, मेरे रहते रिश्तेदार आए तो तुम्हारी और मेरे बारे में बातें दूसरी निकल आएंगी, फिर तुम्हें मदद मिलनी मुश्किल होगी। मैं कल सुबह ही ट्रेन से वापस जा रहा हूँ। तुम कल घर वालों को और नंदों को फ़ोन करके बुला लो। बिजनेस या पैसे के मामले में तुम्हें अपना हक समझना होगा। हार नहीं मानोगी तुम। तुम्हें अपने बच्चे के साथ खुशी से जीना है। जिसने जो किया उसे वह मिला, यही सच है। सुबह 5 बजे बगल के कमरे का दरवाजा ठेल वापसी को तैयार अभिलाष जी मधुलिका से मिलने आए। जाने की इत्तला देनी थी जो। मध्यम नाइट लैंप की रोशनी में उन्होंने मधुलिका को देखा। आकर्षण का सुख अभिलाष जी की आंखों में लबालब भर गया। छरहरी परी सी काया बिस्तर पर जैसे मुख आमंत्रण दे रही थी। किसी अनजाने लोक की रहस्यमयी स्त्री जैसे उनके संयम पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे उसे जानने को आतुर हो गई। भूल गए कि वे किस लिए अभी यहाँ आए थे, क्या कहना था उन्हें। अभिलाष जी मधुलिका के करीब आ गए थे। गुलाबी चुन्नी को सरकाया तो फिसल कर बदन से परे हट गई। उसके गोरे चेहरे पर और उसके रस भरे होठों पर उनकी दृष्टि निबद्ध हो गई। एक पिता, एक पति, एक डॉक्टर के परिचय में कैद अभिलाष जी आज अचानक अपने पिंजरे का दरवाजा खोलने को बेचैन से दिखे। रुके हुए स्रोत का बांध जैसे आज अचानक किसी ने खोल दिया था। शिला टूट गई थी, चाहत बह निकली थी। अपने अंदर के एक अनजाने व्यक्ति से रूबरू होते हुए अभिलाष जी ने मधुलिका को अपने हृदय में समेट लिया। सारी ऊहा-अपोह, माधुरी को खोने का दुख, उसके प्रति अपराध भावना, खुद के गांधीर्य के प्रति सजग भाव, सब कुछ खत्म हो गया पल में। सिर्फ 2 प्राण एक मन रह गए थे जैसे। मधुलिका जग चुकी थी। कुछ देर तक यूं ही शांत सी पड़ी रही, फिर धीमे से दोनों हाथों से उन्हें बांध लिया। अभिलाष जी को मधुलिका के दिल का पता मिल गया था। वे उठ खड़े हुए और कहा, जा रहा हूँ, मगर तुम्हारे लिए एक ही जगह ठहरा मिलूँगा। हाँ, अपना कर्तव्य पहले रखना। आज वह बीमार है, उसकी दिल से सेवा करना। अगर स्वस्थ हो जाए तो उसका साथ निभाना। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अभिलाष जी अपना बैग लेकर निकल गए। मधुलिका बोझिल और असहाय सी उन्हें जाते देखती रही। अब आगे क्या? साल बीत रहे थे। प्रियांशु आज अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए गया था। अच्छे इलाज, देख रेख और बड़ा हो जाने की वजह से अब पहले से ज़्यादा बेहतर था वह। स्कूल वालों की ओर से उसे अच्छी सुविधा दी गई थी और सेंटर से परीक्षा दिलवाकर उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल वालों ने ही ले रखी थी। अभिलाष जी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। बुखार ज़्यादा चढ़ा हुआ था। 5 दिनों से वायरल हो गया था उन्हें। अचानक उन्हें अपने सिरहाने किसी की आहट महसूस हुई। कौन हो सकता है? बेटे के निकलने के बाद आज वे दरवाज़ा लगाना भूल गए थे। आंखें खुली। 3 साल बाद अचानक कैसे? बोले, मधुलिका। डॉक्टर साहब व्याकुल हो उठे। तुम कैसे आ पाई? कहाँ थी अब तक? मायके में। आओ मेरे पास बैठो। इतना बुखार है आपको? तुम अपनी कहो मधुलिका। आपकी जाने के बाद महीना भर में वहाँ रुकी रही। बेटे को मेरे मायके के ही पास के स्कूल में भर्ती करवा दिया था। मेरी माँ संभालती थी उसे। सभी रिश्तेदारों को खबर की गई थी। नंदे, उनके बेटे और मेरे भाई आए थे। उसके बाद में मायके में ही आ गई मैं। और प्रवीण, महीने भर में ही वे चल बसे। उड़ती खबर मैंने भी सुनी थी, पर महीने भर में ही। नंदों ने अपने बेटों के लिए भी बिजनेस से हिस्सा निकाला। मुझे 1 करोड़ थमाए। मैं संतुष्ट हूँ। ज़्यादा हिसाब नहीं मिलाती। अच्छा, बेटा कहाँ है तुम्हारा? वह मायके में ही है, वहीं रम गया है। इस घर को मैंने बेच दिया है
और इसी शहर में दूसरा घर ले लिया है। आपकी मर्जी हो तो हम दोनों। डॉक्टर साहब ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, आगे कहो। आप कहें तो कहो। मधुलिका ने सिर झुका लिया। ढेरों बातें उसके दिल में छटपटाने लगी। झिझक की वह बारीकी झिल्ली बहुत मजबूत सी लग रही थी, जो तोड़े ना टूटती थी। अभिलाष जी उठकर बैठ गए। कहा, कॉलोनी वालों की नज़रों के सामने तुम इस घर में साथ नहीं रहना चाहती ना? ठीक है, हम वहीं चले जाएंगे जहाँ तुम कहो। पर अच्छी तरह सोचा तुमने कि हम दोनों के बीच उम्र का फासला तुम कितना सह पाओगी? और फिर प्रियांशु? उनके कंधे पर मधुलिका ने अपना माथा टिका लिया और शांति से बोलती रही, माधुरी दीदी की अब पूरी जिम्मेदारी मेरी। प्रियांशु अगर मुझे अपना ले, और आपने उम्र की बात छेड़ी ही क्यों? मैंने बताया नहीं आपको कि मैं इतना हिसाब किताब नहीं देखती। अभिलाष जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, अब वही बातूनी मधुलिका मुझे वापस मिल गई है। प्रियांशु की फिक्र ना करो। जरा सा प्यार मिला नहीं कि पिघला। फिर तो छोटे से कमरे में बड़े बड़े सतरंगी सपनों के हजारों फूल खिलते रहे। मधुलिका बोलती रही। डॉक्टर अभिलाष जी इस चपला चंचला को मंत्रमुग्ध से सुनते रहे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।